हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट एग्जाम में ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 13 हो जाते हैं तो कभी 16 हो जाते हैं, पर आप इसका एवरेज मान करके चल सकते हैं कि इससे नीट के अंदर 15 सवाल तो लगभग आते ही हैं। अब अगर नीट की बात करी जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं बेटा वो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स होंगे। मतलब यहां पर ऐसा होगा कि जब आपको पहला टॉपिक समझ में आएगा तब जाकर के आपको अगला टॉपिक समझने में आसानी महसूस होगी। मतलब यहां पर लिंक्ड अप टॉपिक्स हैं, सबके सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहां पर इस कड़ी में सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारे पास में उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम जानते हैं आवर्त सारणी के नाम से। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करी जाए तो एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल तो लगभग आते ही हैं। पहले के टाइम में इससे 3 से 4 सवाल भी आया करते थे, पर आप ये बात मान के चल सकते हैं कि इसमें 1-2 सवाल तो लगभग आता ही है। दूसरी बात ये, जैसा मैंने आपको बताया कि सब चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, तो पीरियोडिक टेबल एक बेसिक चैप्टर है। जब आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को समझने में आसानी होगी। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में कहा जा सकता है कि ये क्या है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर्स हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्या, सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी के बारे में अगर बात करें तो बेटा इसकी एक बहुत कॉमन सी स्ट्रक्चर है जो मेरे हिसाब से शायद आप सब लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा। ये कुछ एक इस तरीके से पीरियोडिक टेबल गिवन है, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने इसके बारे में देखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, आवर्त सारणी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो आवर्त सारणी के अंदर क्या है बेटा, आप देखें बेटा कुछ इसके अंदर ऐसे खड़ी लाइन है। तो जो खड़ी लाइन है इनको क्या हमको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, ग्रुप्स बोले या फिर वर्ग बोले, बात एक ही। तो जो खड़ी लाइन है उनको क्या बोलेंगे बेटा, हम वर्ग। और सिमिलरली जो आड़ी लाइनें हैं, जो ऐसे बिछी हुई लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, आवर्त, या फिर इनको बोलेंगे हम पीरियड। तो जो ऐसे टॉप टू बॉटम वाली लाइन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। या फिर ऐसी लाइन्स जो कि हॉरिजॉन्टल होती है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम पीरियड बोलते हैं या फिर आवर्त बोलते हैं। ये हमारी आज की एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा आप लोगों ने कई बार देखा हुआ है। मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो जहां पर आप पढ़ाई करते हैं अपनी टेबल के ऊपर एक स्थान पर मार्केट में से पीरियोडिक टेबल खरीद कर लेके आएं और उसको वहां पर चिपका लें। और मान लीजिए आपको मार्केट में से पीरियोडिक टेबल नहीं मिल पाती है तो अपने मॉड्यूल के अंदर शुरुआत में फ्रंट में अगर आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में, तो ओपन करते से आपको पीरियोडिक टेबल बनी हुई दिखेगी। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी वहां चिपका सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप लर्न कर लेंगे तो जितने अच्छे से आपको ये टेबल लर्न होगी उतने अच्छे से आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब ये बात आप समझ लें कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न हो चुकी है तो काफी हद तक आप आगे बढ़ चुके हैं इस चैप्टर को समझने की दौड़ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल जैसा कि हम जिस फॉर्म में देखा था, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं, और जितने भी तत्व रखे गए हैं इन सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें वापस से, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, वर्ग 1 के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब के सब तत्व हैं। इन सबको याद रखने का ट्रिक्स आपको ऑलरेडी पहले मालूम है तो उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। आपको जिस भी तरीके से मालूम है आप उस तरीके से याद रखें, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको याद रखें। अब आप एक बात देखिए बेटा, इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन तत्वों के तो अधिकतर के आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पता होते हैं। पर पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हैं बेटा 118 एलिमेंट तक आ चुके हैं, 118 तत्व तक खोजे जा चुके हैं। तो सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व की पहचान किससे होती है, तो किसी भी तत्व की पहचान उसके परमाणु क्रमांक या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होती है। तो अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक के बेस पर अगर आपसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि फला फला तत्व पीरियोडिक टेबल में कहां पर स्थित होगा या फिर ये तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो हम किस तरीके से बताएंगे। तो ऐसे केस के अंदर एक तरीका तो यह है कि आप पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लें, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है अपने पास में कॉन्सेप्चुअल, और जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है बस उसी का नाम क्या दिया गया है बेटा, मैजिक नंबर या जादुई संख्या। मैजिक नंबर या जादुई संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि नाम बोल रहा है जादू की संख्या है। जादू की संख्या का होने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा संख्या है जिसको अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपको काफी सारी चीजों को देखने में सहूलियत महसूस होगी। अब देखिए बेटा मैजिक नंबर है क्या, पहले तो आप मैजिक नंबर के बारे में देखें, फिर हम आपको तरीका बताएंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। मैजिक नंबर में देखें सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, वर्ग संख्या 1, ये वर्ग के हिसाब से चलता है। पहले वर्ग का मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहले का है 2, 8, 8, 18, 18, 32। दूसरे का है 8, 8, 18, 18, 32। दूसरे का है 8, 8, 18, 18, 32। फिर तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे का है 18, 18, 32। फिर 4 से 12 का चलेगा 18, 32, 32। उसके बाद 13 से 17 का चलेगा 8, 18, 18, 32, 32।
और फाइनली 18 का चलेगा 8 8 18 18 32 एंड सिमिलरली नेक्स्ट क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो पहले तो ये बात हुई मैजिक नंबर के बारे में, ये मैजिक नंबर कुछ होते हैं। अब मैजिक नंबर के अंदर आप दो बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात तो क्या, मैजिक नंबर के अंदर आप देखें बेटा, किसी भी वर्ग के किसी भी ग्रुप के मैजिक नंबर को अगर आप देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपको दो मेन विशेषताएं इसमें नजर आएंगी। पहली विशेषता तो ये नजर आएगी आपको इसके अंदर कि वर्ग के अंदर मैजिक नंबर हमेशा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब हमेशा बढ़ते हुए क्रम के अंदर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मैजिक नंबर के आने के पश्चात उससे छोटा नंबर रिपीट होकर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, वर्ग संख्या 1 की बात करें, तो आप यहां देख सकते हैं बेटा 2 8 8 18 आ गया। मतलब आप देख सकते हैं अगर 8 और 8 आ गया तो उसके बाद दोबारा 2 नहीं आ सकता, 2 की आवृत्ति नहीं होगी। सिमिलरली अगर एक बार 18 आ गया तो 18 के बाद उससे छोटी संख्या 8 या 2 नहीं आ सकती। तो पहली बात तो यह होगी कि मैजिक नंबर हमेशा एक बढ़ते हुए क्रम के अंदर होंगे। दूसरी बात यह होगी कि कोई भी मैजिक नंबर अपने आप को 2 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकता, मतलब उसका दोहराव 2 से अधिक बार नहीं हो सकता। मतलब कोई भी मैजिक नंबर यदि 2 बार आ चुका है तो वो तीसरी बार नहीं आएगा, चौथी बार नहीं आ सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा ग्रुप नंबर 1 के अंदर 2 8 8, अब देखो बेटा 2 बार 8 आ गया ना, तो 8 और 8 के बाद अब अगला संख्या क्या आएगा, उससे बड़ा संख्या आएगा। तो मैजिक नंबर के अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात तो ये कि मैजिक नंबर हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि मैजिक नंबर, कोई भी दो मैजिक नंबर रिपीट नहीं करते उसके बाद, मतलब दो बार ज्यादा कोई मैजिक नंबर आपस में रिपीट नहीं कर सकता। अगर 8 और 8 आ गया तो उसके बाद दोबारा 8 नहीं आ सकता। 18 18 आ गया तो उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 32 आएगा, उससे बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर नहीं आ सकता है, नंबर को रिपीट नहीं करेगा। अब ये बात तो ही मैजिक नंबर की। अब मैजिक नंबर को अप्लाई किस तरीके से करना होता है इसको हम देख के चलते हैं। तो सबसे बढ़िया है अपने पास में बेटा ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से, तत्व कौन कौन से होते हैं, वर्ग संख्या 1 के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला काम तो हम ये करेंगे, तत्वों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला तत्व आप जानते हैं बेटा कौन सा आता है अपने पास में, हाइड्रोजन आता है बेटा सबसे पहले अपने पास। सबसे पहले अगर हम तत्वों की बात करें तो सबसे पहला तत्व अपने पास क्या आता है बेटा, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आएगा बेटा, लिथियम। उसके बाद क्या आएगा बेटा, सोडियम के बाद क्या आएगा बेटा, पोटेशियम के बाद क्या आएगा बेटा, रूबिडियम के बाद आएगा सीजियम, और लास्ट में क्या आएगा अपने पास, फ्रेंशियम। ये अपने पास आएगा। अब मैजिक नंबर को अप्लाई किस तरीके से करना है, तो मैजिक नंबर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके वर्ग के प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन सबसे बेसिक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, बहुत कॉमन सी बात है। तो हमने यहां पर क्या करा, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 1 ऐसे मेंशन कर दिया, एटॉमिक नंबर 1 हमने बता दिया। अब अगला काम हमारा यह है कि जो हमने मैजिक नंबर याद किए हैं उन मैजिक नंबर को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। किस तरह से अप्लाई करेंगे, मैजिक नंबर क्या है बेटा इसका, 2 8 8 18 18 32 32, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहां पर संख्या लिख देते हैं। हमने जैसे एच और लिथियम के बीच में यहां पर लिख दिया बेटा 2, फिर हम यहां पर लिखेंगे क्या, अगला नंबर 8। उसके बाद अगला नंबर हम फिर से लिखेंगे, वो क्या है बेटा 8। अब 8 के बाद अगला नंबर क्या है अपने पास में, 18। 18 के बाद अगला नंबर क्या है बेटा अपने पास में, वापस से 18। फिर उसके बाद अगला नंबर अपने पास क्या है बेटा, 32। इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस योग करना है, बस जोड़ना है, एडिशन काम करना है हमें। मतलब ये है यहां पर कि पहला परमाणु क्रमांक क्या है बेटा 1, तो हमें संख्या दी हुई है मैजिक नंबर की, हमको उसमें जोड़ देना है। तो 1 में 2 जोड़े तो 1 + 2 वैल्यू कितना आएगा बेटा 3। तो 3 क्या आ गया अपने पास में, लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का परमाणु क्रमांक। फिर अगला एटॉमिक नंबर हमें पता करना है, तो 3। तो अगला मैजिक नंबर क्या है 8, तो 3 में 8 जोड़े तो 3 + 8 के वैल्यू कितना आएगा 11। 11 क्या आ गया अपने पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट 11 में 8 जोड़ेंगे तो 11 + 8 कितना आएगा बेटा 19, 19। ये 19 आ गया बेटा किसका, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। अब 19 में 18 जोड़े तो 19 और 18 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 37 37। ये आ गया अपने पास रूबिडियम का एटॉमिक नंबर। 37 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 55। ये 55 क्या आ गया अपने पास, सीजियम का एटॉमिक नंबर। और फाइनली अगर आप 55 में 32 जोड़ते हैं तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा बेटा 87 87, और वो क्या आ जाएगा, फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर। इस तरीके से मैजिक नंबर की हेल्प लेकर के आपको सभी एटॉमिक नंबर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको मैजिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि मैजिक नंबर को किस तरह से अप्लाई करना है। जैसा कि अभी आपने देखा बेटा वर्ग संख्या 1 ग्रुप नंबर 1 के अंदर बस आपको यदि पहले तत्व का परमाणु क्रमांक पता है और आपको उस ग्रुप का मैजिक नंबर पता है तो बस आप डायरेक्टली मैजिक नंबर अप्लाई करो और सभी को आपस में जोड़ते चले जाओ। इस तरीके से आपको क्या पता पड़ जाएगा, सभी एलिमेंट का, सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक पता पड़ जाएगा। तो अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग मैजिक नंबर दिए हुए हैं। मैजिक नंबर के अंदर मैंने आपको बता दिया बेटा दो बातें ध्यान रखनी है। मैजिक नंबर पहली बात तो हमेशा बढ़ते हुए क्रम के अंदर होते हैं। दूसरी बात कोई भी मैजिक नंबर अपने आप को 2 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकता है, दोहराव नहीं कर सकता है।
चलिए, तो इस तरीके से बेटा मैजिक नंबर को अप्लाई करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप आज घर पर बैठ करके जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें मैजिक नंबर की। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको जल्दी याद भी होगा, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में परिचय, कि पीरियोडिक टेबल का परिचय क्या होगा, आवर्त सारणी का परिचय क्या होगा। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार सारणीबद्ध करना कि सभी समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, आवर्त सारणी कहलाते हैं। मतलब बात क्या है बेटा यहां पर, कि इस प्रकार सारणीबद्ध करना है हमें तत्वों को कि समान गुणों वाले तत्व, जो समान गुण वाले तत्व हैं, वो सभी के सभी एक ही वर्ग में आए। एक वर्ग का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम की ओर है। तो जब टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे, एक ही वर्ग में जो तत्व आएंगे उनके गुण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। हमें तत्वों को इस प्रकार सारणीबद्ध करना है, और यही जो सारणीबद्ध करने का तरीका है, इसी का नाम क्या दिया गया है, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जो पीरियोडिक टेबल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, आप खुद सोचें कि क्या शुरुआत में पीरियोडिक टेबल इसी फॉर्म में होगी, इसी रूप में होगी। तो कॉमन सेंस से ये बात कही जा सकती है कि वो पीरियोडिक टेबल शुरुआत से इसी रूप में नहीं हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में इतने तत्व थे ही नहीं। तो जैसे जैसे तत्व खोजे चलते गए, उनकी डिस्कवरी होती चली गई, तत्व आते चले गए, वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल का विकास होता चला गया। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल का विकास किस तरीके से होता है। पीरियोडिक टेबल के विकास की अगर बात करी जाए तो बेटा अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का विकास किस तरीके से हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आते हैं। पिछले कई साल से आप देख सकते हैं यहां से कोई सवाल आया नहीं है। तो इन टॉपिक्स को बस आप एक तरीके से समझने के तौर पर रखें, आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि किस तरीके से विकास हुआ था। तो इसको अगर आप थोड़ा सा फास्ट लेकर भी चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आवर्त सारणी का विकास, डेवलपमेंट, किस तरीके से विकास हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है बेटा वो है लेवोशियर वर्गीकरण। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लेवोशियर। लेवोशियर साइंटिस्ट को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। लेवोशियर साइंटिस्ट ने क्या बोला, लेवोशियर साइंटिस्ट ने बोला कि दुनिया में तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धातु, दूसरे होते हैं अधातु। अब धातु और अधातु कौन से होते हैं, तो धातु वो जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जानते हैं आप। अधातु कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ये भी जानते हैं आप। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा सोडियम, आप जानते हैं सोडियम Na से Na+ और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग के पोटेशियम प्लस बन जाता है। अधातु की बात करें तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बन जाता है। सिमिलरली क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे वो धातु होते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन है, परंतु ये डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो उस जमाने में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि जिस तरह से कोई तत्व हमें दिखता है, उसका जो किस तरह से हमें दिखाई देता है उसके आधार पर बोला गया था। मतलब यदि हम किसी तत्व को पीटे तो उसमें से आवाज आए तो वो धातु होगा, उसके यदि तार बन सकते हो, उसकी यदि कोई मेटल की शीट बन सकती हो, तो उन सब तत्वों को क्या कहा गया, धातु बोला गया। ऐसे तत्व जिनको कि देखा नहीं जा सकता, जैसे कि वायु के अंदर आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। यदि आप इनको ठोकेंगे, इनको पीटेंगे तो ना तो इनके तार बन सकता है, ना इनकी शीट बन सकती है। मतलब कि ये कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा कार्बन, कोयला, यदि आप कोयले के ऊपर जोर से चोट करेंगे तो कोयला क्या होता है, भंगुर होता है, आपस में फटाफट से उसका चूरा चूरा हो जाता है। तो इस तरीके से बात बोली गई तत्वों के बारे में। तो शुरुआत के अंदर तो आप देख सकते हैं कि जब तत्व बहुत कम थे तो इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही सही था, क्योंकि उस तत्वों को दो तरीके से बता दिया। परंतु जब हम इसके बाद बात करें तो इसकी दोष है कुछ सीमाएं भी थी। अब इसकी दोष है कुछ सीमाएं क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, यह वर्गीकरण तत्वों के अध्ययन के लिए अपर्याप्त हो गया। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, यह वर्गीकरण अपर्याप्त हो गया। और अपर्याप्त क्यों हो गया, उसके पीछे रीजन ये है, यहां कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं। मतलब कुछ तत्व हमें ऐसे मिले जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, और यह उपधातु कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, कौन तत्व होते हैं, उपधातु होते हैं, यह उपधातु कहलाते हैं। लेवोशियर यह निश्चित नहीं कर पाया कि इन उपधातुओं को कहां रखा जाए, क्योंकि लेवोशियर ने उपधातुओं के बारे में कुछ बोला नहीं। और उपधातु तत्व ऐसे हैं जो कुछ कुछ गुण तो धातु की तरह दर्शाते हैं, कुछ कुछ गुण अधातु की तरह दर्शाते हैं। तो तत्वों ऐसे आए हमारे पास जिनकी प्रॉपर्टी या जिनके गुण कुछ धातु से मैच करते हैं, कुछ अधातु से मैच करते हैं। अब इनके बारे में लेवोशियर ने कुछ बात बोली नहीं थी, तो एक बहुत ही बड़ा दोष या बहुत ही बड़ा सीमा के सामने हमारे सामने आ जाता है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, हमें यहां पर ध्यान रखना है कि उपधातु कौन कौन सी होती हैं। तो यदि हम उपधातु के बारे में बात करें तो उपधातु बेटा आपको याद होनी चाहिए।
अब उपधातु कौन कौन सी होती है तो हम लेके चलेंगे बेटा, कौन कौन से, पोलोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, एंटीमनी और जर्मेनियम, Hp और G। तो बेटा ये सब के सब तत्व कौन से होते हैं जिनको कि हम क्या मानेंगे, उपधातु तत्व मानेंगे। अब इन सभी उपधातु तत्वों का देखें बेटा, आप ये सभी तत्व हैं, इनको आप याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने के लिए हम आपको एक छोटा सा तरीका बता देंगे, ट्रिक बता रहे हैं, सुने उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पोलिसी ऐसी तेरी आंटी की सब्जी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बेटा इसको, कि पोलिसी ऐसी तेरी आंटी की सब्जी। इस तरीके से अगर आप ट्रिक को अगर अप्लाई करते हैं तो सभी तत्व आपको धीरे धीरे करके याद होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें याद आपको मेन ये रखना है कि उपधातु तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पोलिसी ऐसी तेरी आंटी की सब्जी, ये सभी तत्व कौन से होते हैं बेटा, उपधातु तत्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम प्राउट की संकल्पना। अब जैसे ही लेवोसियर फेल हो गए उसके बाद अगले साइंटिस्ट, इनका नाम था क्या, प्राउट। तो प्राउट ने क्या करा, अपनी एक संकल्पना दी, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। उन्होंने अपना थ्योरी क्या दिया उसके बारे में देखते हैं। इसको बोलते हैं बेटा एकात्मक सिद्धांत, यूनिटरी थ्योरी बोलते हैं, एकात्मक सिद्धांत बोलते हैं। उसने यह माना कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तत्व का परमाणु भार जो होगा, तत्व का परमाणु भार जो होगा वो होगा n इंटू हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार के बराबर। अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा, उस समय एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की खोज तो हुई नहीं थी, परमाणु भार माना जाता था। तो तत्व का परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और जहां पर n क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, अर्थात जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार होगा। तो प्राउट ने यह बात बोला कि दुनिया के सभी तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होने की वजह से जो भी तत्व की बात हम करेंगे उसका परमाणु भार जो होगा वो होगा n मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का परमाणु भार। जहां पर हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, और n का मान क्या होगा बेटा, 1, 2, 3 इस प्रकार होगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, अब सोडियम का परमाणु भार क्या होता है बेटा, 23। तो अगर आप उसको इस सूत्र के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो सोडियम का परमाणु भार क्या हो जाएगा बेटा, 23 इंटू 1। 23 इंटू 1 का मतलब क्या होगा कि इनके हिसाब से सोडियम का जो परमाणु जो है उसके अंदर 23 हाइड्रोजन के परमाणु स्थित हैं। 23 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर के एक सोडियम का परमाणु बना हुआ है। इस प्रकार से बात कही गई, किसने, प्राउट ने अपना सिद्धांत दिया। अब प्राउट की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर दोष या सीमाएं क्या क्या है, तो दोष या सीमाएं क्या क्या है देखते हैं बेटा। सभी तत्व हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बने नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यदि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते तो सभी तत्वों को हाइड्रोजन जैसे गुणधर्म को शो करना चाहिए था, उस प्रकार गुणधर्म उसको प्रदर्शित करने चाहिए। परंतु हम ये बात जानते हैं कि प्रत्येक तत्व अलग अलग भिन्न भिन्न गुणधर्म शो करता है, तभी तो तत्व अलग अलग हैं। यदि सभी के सभी तत्व एक जैसे ही गुणधर्म दर्शाने लग जाएंगे तो सभी तत्व तो एक ही हो जाएंगे, परंतु ऐसा होता नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर बात करी जाए तो यह बात सरासर तौर पर गलत है कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा, यह बात एकदम गलत है। तो यहां पर यह बात इस तरह से गलत साबित हो गई। दूसरा जो दोष था वो क्या था, इसके बाद कुछ ऐसे तत्व भी खोजे गए जिनका परमाणु भार भिन्नात्मक है, मतलब कुछ ऐसे परमाणु भार हमें मिले जिनका वैल्यू क्या आया, जिनका मान क्या है, भिन्नात्मक आया। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, इस सूत्र के हिसाब से भिन्न में आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि n का मान क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार होगा, और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है, 1। तो आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी कुछ इस प्रकार होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब क्या होगा, वो एक इंटीजर के फॉर्म में होगा, वो भिन्नात्मक फॉर्म में नहीं हो सकता। अब अगर वो भिन्नात्मक है तो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, लाइक फॉर क्लोरीन जिसका परमाणु भार 35.5 होता है। अब 35.5 को आप इस सूत्र के हिसाब से लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि 35.5 को लेकर आने के लिए आपको n का मान 35.5 रखना होगा, जबकि इन्होंने क्लियरली बोला था कि n का परमाणु भार की संख्या तो क्या होगा बेटा, 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार होगी। सिमिलरली स्ट्रोंशियम देख सकते हैं, इसका परमाणु भार 87.6 होता है। इस प्रकार से बात देखी जा सकती है कि प्राउट की संकल्पना भी आधारहीन साबित हुई, एक प्रकार से गलत प्रकार का वर्गीकरण साबित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, अगला है बेटा अपने पास डोबरिनर का त्रिक नियम। अब डोबरिनर का त्रिक नियम क्या बोलता है, इसने समान रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह बनाए। कितने के बनाए बेटा, 3 तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक, जिसको कि ट्रायड कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, ट्रायड कहते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, इसको त्रिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, डोबरिनर त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु भार प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है, जैसे कि देखें बेटा, हमारे पास 3 तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं,
बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, एक जैसी प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, इस प्रकार से बोला जा सकता है। तो इन्होंने बोला कि यदि ये तीनों तत्वों को त्रिक होना है तो जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 अर्थात उसका औसत होगा। जैसे अगर हम यहां पर देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम परमाणु भार क्या है बेटा 7, सोडियम का क्या है 23, पोटेशियम का क्या है 39। तो यदि इन तीनों को त्रिक होना है तो जो सोडियम का परमाणु भार है 23 वो क्या होना चाहिए, बाकी दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 अर्थात उनका औसत होना चाहिए। तो हमने देखा बेटा 7 + 39 बटा 2, 7 + 39 करेंगे वैल्यू आएगा 46, 46 बटा 2 वैल्यू कितना आएगा बेटा 23, जो कि एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है किसके, सोडियम के परमाणु भार के। अर्थात यहां पर यह हुआ, हमने क्या माना बेटा x बराबर औसत परमाणु भार, अर्थात यहां पर यह हुआ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होंगे, त्रिक के फॉर्म में, एक ट्राइड के फॉर्म में बताए जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को इस प्रकार से अरेंज करा कि जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, औसत होगा बाकी दोनों तत्वों के। तो यदि हम बात करें बेटा इसके अंदर, अब इसको त्रिक पता करने का तरीका क्या होता है, देखिए बेटा डोबरिनर के ट्राइड की बात करें, डोबरिनर त्रिक की अगर बात करें तो डोबरिनर का त्रिक को आप एग्जाम में किस तरीके से पता करेंगे, तो इसके अंदर पता करने का तरीका क्या है बेटा, परमाणु भार। अब परमाणु भार की अगर बात करी जाए तो परमाणु भार के साथ कुछ दिक्कतें हैं। पहली बात तो दिक्कत यह है कि परमाणु भार पीरियोडिक टेबल में हमेशा बढ़ते हुए क्रम में नहीं होते। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जिसका परमाणु भार ज्यादा है वो पहले लिखा होगा, जिसका परमाणु भार कम है वो बाद में लिखा होगा। पहले दिक्कत तो ये। दूसरी दिक्कत यहां पर यह आती है कि परमाणु भार जो होते हैं वो दशमलव में भी हो जाते हैं, पॉइंट्स के अंदर भी उनके आंसर आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल परमाणु क्रमांक तो पॉइंट में नहीं होता, परंतु परमाणु भार जो है वो पॉइंट में आ जाता है। अब परमाणु भार यदि पॉइंट में है तो पॉइंट की वैल्यू को याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो अब हमने क्या करा बेटा, किसी भी ट्रिक को पता करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बनाया। अब जो हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है वो क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात, ट्रिक को पता करने का तरीका क्या है, पहली बात कि वो समान वर्ग से संबंधित होने चाहिए। मतलब कि क्या है, वो आज के आवर्त सारणी के हिसाब से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने देखी है, जो टेबल मैंने आपको याद करने के लिए बोली है, उस सारणी के हिसाब से वो एक ही वर्ग में स्थित होने चाहिए। एक ही वर्ग का मतलब टॉप टू बॉटम वाले तत्व होने चाहिए। दूसरी बात, दो तत्वों के परमाणु क्रमांक में अंतर समान होना चाहिए। मतलब किसमें, परमाणु क्रमांक में। ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक है, और ट्रिक किस पर बेस्ड है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक के अंतर जो है ना वो समान होना चाहिए। और अंतर भी क्या होना चाहिए, या तो 8 और 8 का अंतर होना चाहिए या 18-18 का अंतर होना चाहिए। यदि ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी जाकर के हम उसको त्रिक बोल सकते हैं, अन्यथा वो त्रिक नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में अभी देखा थोड़ी देर पहले आपने बेटा, क्या है वो ट्रायड है, एक त्रिक है। इसको हम ट्रिक के थ्रू अप्लाई करते हैं। क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आज की टेबल के हिसाब से एक ही वर्ग के हैं, तो जी हां, वो एक ग्रुप नंबर 1 वर्ग संख्या 1 पहले वर्ग के तत्व होते हैं। दूसरा काम हमारा ये है कि हम परमाणु क्रमांक का अंतर देखें। तो यदि आप परमाणु क्रमांक का अंतर देखते हैं बेटा, तो सोडियम का 11 है, लिथियम का 3 है। यहां अंतर देखें बेटा, तो यहां पर अंतर कितना मिलेगा आपको, 8 का अंतर मिलेगा। फिर पोटेशियम 19 माइनस सोडियम 11, यहां पर अगर आप अंतर देखेंगे तो यहां भी आपको अंतर क्या मिलेगा बेटा, 8 का अंतर मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों परिस्थितियों को माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि दोनों समान वर्ग के हैं। दूसरी बात यह कि दोनों के दोनों का परमाणु क्रमांक का अंतर जो है वो क्या है, 8 और 8 का है। अर्थात ये क्या होंगे, ट्रायड होंगे, ये त्रिक होंगे। अगला देख सकते हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये तीनों के तीनों तत्व क्या है, आज के आवर्त सारणी के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन देखें, परमाणु क्रमांक का अंतर देखें। परमाणु क्रमांक का अंतर देखा बेटा आपने, 12 में से 4 घटाया वैल्यू कितना आएगा, 8। 20 में से 12 घटाया वैल्यू कितना आएगा बेटा, 8। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तो ये भी क्या होगा बेटा, ट्रायड होगा। सिमिलरली अगला देखें बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब क्या बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम ट्रायड होगा? क्या बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो त्रिक होगा? तो त्रिक को चेक करने के लिए कंडीशन अप्लाई करी तो हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम तो समान वर्ग से संबंधित होते हैं, वर्ग संख्या 13 से संबंधित होते हैं। अब इसके अंदर देखें परमाणु क्रमांक का अंतर। तो परमाणु क्रमांक का अंतर यदि आप देखें बेटा, तो बोरोन और एल्यूमिनियम में 13 - 5 वैल्यू आएगा बेटा यहां पर 8। परंतु यदि आप गैलियम में से एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो 31 - 13 करेंगे तो यहां मान कितना आएगा बेटा, 18। अब सिंस यहां पर दोनों के दोनों अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ट्रायड नहीं हो सकता है, ये त्रिक नहीं होगा। सिमिलरली बेटा आप कार्बन वाले ग्रुप को, नाइट्रोजन वाले ग्रुप को, इन सभी ग्रुप को एक एक करके चेक कर सकते हैं, और चेक करके देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ सकती है कि क्या वो ट्रायड होगा या वो ट्रायड नहीं होगा। तो ट्रायड चेक करने का, त्रिक चेक करने का तरीका क्या है? पहली बात तो ये
कि सभी तत्व जो आपको दिए गए हैं, तीनों तत्व उस आज की आवर्त सारणी के हिसाब से समान वर्ग के होने चाहिए। दूसरी बात, उनके बीच परमाणु क्रमांक का अंतर जो है वो 8-8 का या 18-18 का होना चाहिए। यदि कोई तत्व इस प्रकार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे बेटा, ट्रायड बोल दिया जाएगा, वो ट्रायड होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का गुणधर्म फ्लोरीन क्लोरीन से समान होता है। फ्लोरीन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तो उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इसके रासायनिक गुण समान है। अब यदि आप यहां पर परमाणु क्रमांक का अंतर देखते हैं तो फ्लोरीन माइनस हाइड्रोजन मान आएगा बेटा यहां पर 8, क्लोरीन माइनस फ्लोरीन मान यहां पर आएगा 8। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हमारे ट्रिक के हिसाब से फॉलो नहीं करता, मतलब हमारे ट्रिक का पहला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, पर ये ट्रायड तो होगा, पर ये त्रिक तो होगा। और त्रिक क्यों होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि इनके रासायनिक गुण समान है, इसलिए आप इस एग्जाम्पल को याद रखें और बाकी सभी के सभी एग्जाम्पल आप ऑटोमेटिक सोच करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, अब इसके दोष या सीमाएं क्या हैं कि सभी ज्ञात तत्वों को त्रिक में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, यह डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के लिए उपयुक्त नहीं है। कि जितने भी तत्व हमें धीरे धीरे करके पता चलते चले गए, तो सभी तत्वों को एक एक करके त्रिक के रूप में जमाना, त्रिक के रूप में रखना आसान नहीं होता चला गया। कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनका रासायनिक गुण समान था, परंतु वो त्रिक के अंदर नहीं आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये तीनों तत्व ऐसे थे जिनकी रासायनिक गुण समान है, जिनको त्रिक होना चाहिए था, परंतु ये त्रिक की इनकी कैटेगरी जो थी उसके हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से यहां पर इनका ये दोष या कुछ एक सीमाएं साबित हो जाती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया बेटा अपने पास में, क्या फेकोनी डोबरिनर त्रिक है? तो बहुत आसान सा सवाल है कि क्या फेकोनी डोबरिनर त्रिक है। तो क्या फेकोनी को हम डोबरिनर त्रिक बताएंगे, तो डोबरिनर त्रिक पता करने का तरीका क्या था बेटा, कि वो तत्व जो हमें दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, समान वर्ग के होने चाहिए। परंतु आप ये बात जानते हैं कि नहीं, ये सभी के सभी क्या है, एक ही आवर्त संबंधित रखते हैं। ये सभी के सभी चौथे आवर्त तत्व आते हैं बेटा, आयरन कोबाल्ट निकल एक साथ तत्व आते हैं, तो समान आवर्त के हैं, समान वर्ग के नहीं है। इसका मतलब ये ट्रायड या त्रिक नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब हम अगला है बेटा अपने पास न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है उसको देखते हैं हम। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और आकलन किया कि 8th तत्व के गुण 1st तत्व के गुण के समान ही थे, जैसे कि संगीत के स्वरों में होता है। मतलब इन्होंने क्या करा, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया और अरेंज करने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद पाया कि प्रत्येक पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म जो है वो समान मिल रहे हैं। जिस प्रकार म्यूजिकल वोवेल्स जो होते हैं, संगीत के स्वर जो होते हैं, सारे गामा पा धा नी के बाद वापस से क्या आता है, सा आता है। तो जिस प्रकार से हर पहला और 8वां स्वर रिपीट करेगा, उसी प्रकार से हर पहले और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होगा। क्या बात बताइए इन्होंने, देखते हैं बेटा। जैसा मैंने आपको बताया, सारे गामा पा धा नी सा, तो सा है पहला, तो वापस से सा के आ गया 8वां, तो हर पहला और 8वां स्वर समान है। इसको अप्लाई करा इन्होंने। अब इस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखें बेटा, आप इस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब देखें बेटा आप किस तरीके से, तो इन्होंने अरेंज किया तत्वों को, बनाया किस तरीके से, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, और इस प्रकार इन्होंने तत्वों को रखा। अब आप देखें इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक पहले और 8वें तत्व का गुणधर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं बेटा लिथियम से। यदि हम लिथियम को प्रथम तत्व माने, यदि हम लिथियम प्रथम तत्व माने, तो यहां से 8वां तत्व गिनते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 8वां तत्व क्या मिला बेटा हमको, सोडियम। क्या लिथियम और सोडियम गुणधर्म समान होता है? तो जी हां, हम जानते हैं गुणधर्म समान होता है। ये दोनों तत्व तो आज के आवर्त सारणी के हिसाब से भी एक ही वर्ग में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि ये दोनों गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। आप चाहें तो कोई दूसरा तत्व ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने नाइट्रोजन को लिया, मान लीजिए कि आपने नाइट्रोजन को प्रथम तत्व माना। यदि आप इसको प्रथम तत्व मानते हैं तो नाइट्रोजन से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वां तत्व कौन सा मिला बेटा आपको, फास्फोरस। तो क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस का गुणधर्म समान होता है? तो जी हां, बिल्कुल सही बात है, गुणधर्म समान होता है। इस प्रकार जब न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से व्यवस्थित करा, तो उन्होंने ऑटोमेटिक देखा कि तत्व इस प्रकार से व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं, और इसका नाम ही क्या दिया गया बेटा, अष्टक नियम दिया गया। तो शुरुआत में जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, यहां तक के तत्वों के लिए ये फॉर्मूला जो है, तरीका जो है, वो बहुत सक्सेसफुल तरीका है, बहुत ही सही तरीका है, चीजों को आसानी से एक्सप्लेन कर पाता है। पर इसके अंदर कुछ दोष या सीमाएं भी थी। अब उसकी दोष या सीमाएं क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। लिथियम के, अब जैसा कि हमने देखा था बेटा, लिथियम के गुण 8 तत्व सोडियम के समान होते हैं, इस तरह बेरिलियम मैग्नीशियम के समान इत्यादि हम बता सकते हैं।
अब इसके दोष या सीमाएं क्या है? यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद रखें बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक तत्वों की पर उपस्थिति के कारण यहां 8 तत्वों की जगह 18 तत्वों का अंतर आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि डी ब्लॉक तत्व जो आ जाते हैं, तो डी ब्लॉक तत्व आने के बाद परमाणु क्रमांक के अंदर क्या होता है, अंतर जो होता है वो 18 का आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक का अंतर क्या आना चाहिए, 8 का अंतर आना चाहिए। इस प्रकार से यह बात बोली जा सकती है कि जहां से डी ब्लॉक तत्वों की आवृत्ति शुरू होगी वहां यह फेल हो जाएगा, अर्थात यह सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक अप्लाई करा जा सकता है। दूसरी बात, अक्रिय गैस तत्वों की खोज और आवर्त सारणी में सम्मिलित होने के बाद यह क्षारीय धातु से 8वां तत्व हो गया, इसलिए इस नियम को अस्वीकृत कर दिया। थोड़ी देर पहले जैसे हमने देखा था बेटा कि लिथियम के बाद यदि हम रखते हैं तत्वों को, तो इनके हिसाब से लिथियम और सोडियम एक साथ आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक नियोन की खोज नहीं हुई थी। परंतु जब जैसे ही नियोन की खोज हो जाएगी, तो अब आप जब रखेंगे तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो अब लिथियम के नीचे किसको आना चाहिए बेटा, नियोन को आना चाहिए। और लिथियम के नीचे यदि नियोन आ जाएगा तो प्रथम तत्व लिथियम हो जाएगा, 8वां तत्व नियोन हो जाएगा, और अब इनका कोई भी गुणधर्म समान नहीं होगा। लिथियम एक धातु है, नियोन एक अधातु है। लिथियम एक बहुत अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि नियोन के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो कोई भी गुणधर्म समान नहीं है। और जब कोई एक तत्व का पोजीशन, एक तत्व का स्थान बदल दिया जाएगा तो सभी तत्वों का स्थान बदल जाएगा। इस प्रकार जैसे ही नोबल गैसेस आई, जैसे ही अक्रिय गैसेस आई और हमने उनको इनके हिसाब से यहां पर रखा, तो इनका रूल क्या हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ये एक बहुत बड़ा सीमा या बहुत बड़ा दोष साबित हुआ न्यूलैंड के अष्टक नियम का। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लोथर मेयर वक्र के बारे में। लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे। लोथर मेयर साइंटिस्ट ने क्या करा बेटा, एक वक्र बनाया। इन्होंने वक्र क्या बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लोथर मेयर वक्र क्या है, इसने विभिन्न तत्वों के परमाणु भार व परमाणु आयतन के बीच में वक्र खींचा। ध्यान रखें बेटा, किसके बीच में, परमाणु भार व परमाणु आयतन के बीच में वक्र खींचा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वक्र के बारे में, वक्र कैसा है। तो वक्र जब इन्होंने देखा तो वक्र कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है। अब वक्र बना कैसे होगा, तो वक्र के बारे में हम देखते हैं बेटा। पहली बात तो यहां पर एक्स एक्सिस है और यहां पर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर इन्होंने लिया एटॉमिक वेट, मतलब कि परमाणु भार। परमाणु भार को उन्होंने एक्स एक्सिस पर लिया, यह है परमाणु भार। फिर वाई एक्सिस पर लिया बेटा इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम या फिर परमाणु आयतन। अब आयतन को निकालना का तरीका बहुत आसान होता है। तो ये ग्राफ जो बना है, ये वक्र बना है, किस तरह से बना होगा। तो जैसे आप बचपन में क्लास 10 तक आपने ग्राफ बनाए होंगे बेटा, ग्राफ किस तरीके से बनाया करते थे, आपको नॉर्मल तरीके से पता है। ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, कि हमको एक्स एक्सिस का वैल्यू पता है, हमें वाई का वैल्यू पता है, और हम वहां क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। जैसे कि लिथियम का परमाणु भार कुछ होता है, लिथियम के परमाणु भार के हिसाब से उसका कुछ परमाणु आयतन होगा। तो जहां पर उसका परमाणु भार है उसके हिसाब से हम ऊपर लेके गए, और जहां उसका परमाणु आयतन वाला पॉइंट मिला हमने वहां पर क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया, और वहां पर हमने उसका चिन्ह लिथियम Li लिख दिया। फिर हमने सेम टू सेम काम करा बेरिलियम के साथ। बेरिलियम का परमाणु भार के हिसाब से, अब चूंकि बेरिलियम परमाणु भार लिथियम से अधिक है तो वो इधर राइट हैंड साइड की तरफ होगा। कुछ उसका परमाणु आयतन होगा, तो परमाणु आयतन के हिसाब से जो हमें पॉइंट मिला हमने वहां पर डॉट लगा दिया और वहां पर उसका चिन्ह लिख दिया। इस प्रकार से इन्होंने सभी तत्वों के परमाणु भार के हिसाब से परमाणु आयतन का जो मान आ रहा था उनके हिसाब से डॉट लगाते चले गए, डॉट लगाते चले गए। और फाइनली उन्होंने क्या करा, इन सभी डॉट को आपस में जोड़ दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। जब इन्होंने इन सभी तत्वों के डॉट को जोड़ दिया तो ज्वाइन करने के बाद जो हमें ग्राफ दिखता है वो है ये ग्राफ। इस प्रकार से ग्राफ बना। अब जब ये ग्राफ बन गया तो ग्राफ बनने के बाद इन्होंने क्या क्या इसके अंदर बातें देखी, वही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे समझने के लिए। तो ग्राफ किस तरीके से बना समझ में आ गया बेटा आपको। अब हम देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट बातें क्या थी। पहली बात, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व जैसे कि क्षारीय धातु अर्थात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वक्र पर शीर्ष स्थान लेते हैं। वक्र पर शीर्ष स्थान कौन कौन तत्व लेंगे, क्षारीय धातु। अब आप देखें बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये सब बातें देखी गई। वक्र पर शीर्ष स्थान कौन सा देखें बेटा, शीर्ष स्थान देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इन्होंने बोला कि जितने भी शीर्ष स्थान होंगे सब पर एक प्रकार के तत्व आते चले जा रहे हैं, और वो कौन है, क्षारीय धातु तत्व हैं, जो कि सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे बेटा हम विद्युत धनी और विद्युत ऋणी का मतलब क्या होता है, अभी आप सुने इस बातों को। नेक्स्ट है कम विद्युत धनी तत्व जैसे कि क्षारीय मृदा धातु अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वक्र पर अवरोही स्थान लेते हैं।
अब अवरोही स्थान का मतलब क्या होता है बेटा, एक तो होता है आरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही होने का मतलब क्या होता है, घटता हुआ। तो यदि हम पीक पोजीशन की बात करें, जो सबसे टॉप पोजीशन है, उससे यदि हम नीचे की ओर उतरेंगे तो उस स्थान को क्या बोला जाएगा, अवरोही स्थान बोला जाएगा। तो यदि हम पीक पोजीशन टॉप पर पहुंचे, उससे नीचे उतरे, तो वो क्या कहा जाएगा बेटा, अवरोही। तो जब आप देखें ग्रुप के अंदर, इस सभी वक्र के अंदर आप देखें तो लिथियम से नीचे उतर रहे हैं तो बेरिलियम, सोडियम नीचे उतरे तो मैग्नीशियम, पोटेशियम नीचे उतरे तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम। तो जितने भी तत्व अवरोही स्थान पर आ रहे हैं, इनके गुणधर्म भी समान है, और ये सब तत्व क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उपधातु अर्थात सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन और संक्रमण धातुएं। और संक्रमण धातुएं मतलब आज की तारीख के हिसाब से जनरली अगर बात बोली जाए तो डी ब्लॉक तत्व को सामान्यतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये सब के सब इस वक्र में तल पर स्थान लेते हैं। तल पर स्थान लेने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, लास्ट में जो आपको बेटा ऐसा दिख रहा है ना बेटा, ये आपको, इसको बोलते हैं हम क्या, तल। तो इस तल पर कौन से तत्व विद्यमान है, उपधातु हैं या फिर कौन से संक्रमण तत्व हैं। और फाइनली बात बोली गई कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वक्र पर आरोही स्थान ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आरोही स्थान ग्रहण करते हैं। आरोही स्थान जैसा कि देख सकते हैं आप, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन ये ऊपर जा रहा है बेटा, ब्रोमीन से ऊपर जाएंगे, आयोडीन से ऊपर जाएंगे। तो वो सभी के सभी तत्व जो कि आरोही स्थान पर आ रहे हैं, उनके गुणधर्म भी क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ये सब बातें इन्होंने देखी। अब सब इन बातों को देखने के बाद इन्होंने क्या बात बोली उसको हम समझते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि समान गुणों वाले तत्व वक्र पर समान स्थान ग्रहण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला कि जिन तत्वों के गुण समान आ रहे हैं वो वक्र पर एक प्रकार समान स्थिति को, समान पोजीशंस को ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। मतलब यह है कि यदि आपको वक्र में देखना है कि किस प्रकार के तत्व किस प्रकार से आ रहे हैं, मतलब जैसे कि हम बात करें क्षारीय धातु की, तो क्षारीय धातु वक्र में क्या होंगे, एक जैसी पोजीशंस पर आएंगे। मतलब क्या है, सबके सब टॉप पर आएंगे, शीर्ष पर आएंगे। यदि हम बात करें हेलोजन तत्वों की, तो हेलोजन तत्व बेटा कहां पर आएंगे, तो जितने भी हेलोजन तत्व हैं वो क्या होंगे, सबके सब आरोही स्थान ग्रहण करेंगे। सिमिलरली हमने बाकी के बारे में भी देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि समान गुणों वाले तत्व वक्र पर समान स्थान ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी कमियां और सीमाएं क्या हैं। विभिन्न भौतिक गुणों जैसे कि क्वथनांक, गलनांक, श्यानता आदि के लिए अलग अलग वक्र की जरूरत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इन्होंने क्या करा, तत्वों के बारे में वर्गीकरण तो कर दिया। इन्होंने ये तो बोल दिया कि यदि हम आयतन के हिसाब से वक्र बनाएंगे तो आयतन के वक्र के अंदर जो शीर्ष स्थान होंगे उन पर सभी तत्वों के गुणधर्म एक जैसे होंगे। परंतु इन्होंने ये बात नहीं बोली कि क्या यही वक्र अलग अलग गुणधर्मों जैसे कि श्यानता, क्वथनांक, गलनांक इत्यादि के लिए भी अप्लाई होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी वक्र बनेगा उसके अंदर पैटर्न जो बनेगा वो पैटर्न एक जैसा बनेगा। परंतु पैटर्न क्या सबके अंदर वही होगा? क्या हर प्रॉपर्टी के अंदर, क्या हर गुणधर्म के अंदर जो शीर्ष स्थान होगा वो जो होंगे क्षारीय धातु होंगे वही ग्रहण करेंगे? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हां, कुछ ना कुछ स्थान होगा परंतु हर स्थान बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमने एक ग्राफ बनाया, हमने एक चार्ट बनाया आयतन का, तो हमें एक और चार्ट चाहिए होगा मेल्टिंग पॉइंट का अर्थात गलनांक का। हमें एक और चार्ट चाहिए होगा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का। अलग अलग गुणधर्मों के हिसाब से हमें अलग अलग चार्ट की या अलग अलग ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी, हमें अलग अलग ग्राफ की जरूरत होगी। और यह हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य पीरियोडिक टेबल को बनाने का यह है कि चीजों को सारणीबद्ध करना ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे जा सकें। तो यह इसका एक दोष है या इसकी कमी है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस वक्र के आधार पर लोथरमेयर ने प्रतिपादित किया कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं और यही मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखें कि तत्व जो हमें दिए गए हैं उनके भौतिक गुण जो हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन अर्थात पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और यही क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार है। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? ऐसा फलन जो एक निश्चित आवृत्ति के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वापस उसकी रिपीटिशन, वापस उसकी आवृत्ति होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आवर्ती फलन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा पेंडुलम होता है। पेंडुलम जो होता है, जब पेंडुलम अपनी वापस पोजीशन पर आता है तो समान समय के अंदर वो समान प्रकार की गति और समान प्रकार के स्थान को ग्रहण करता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम आवर्ती फलन बोलते हैं। तो जैसा इन्होंने बोला था कि जब जब अपने पास शीर्ष स्थान आएंगे तब तब हमारे पास तत्व कौन से मिलेंगे?
क्षारीय धातु मिलेंगे। जब जब हमारे पास अवरोही स्थान आएंगे तब तब हमारे पास कौन से तत्व मिलेंगे, तब तब हमारे पास क्षारीय मृदा धातु मिलेगी। जब जब हमारे पास में आरोही स्थान आएंगे तब तब हमारे पास कौन से मिलेंगे, हैलोजन तत्व मिलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग तत्वों के बारे में इन्होंने अलग अलग भविष्यवाणी करी और यही इनका निष्कर्ष था। ये एक बहुत बड़ी सही बात थी कि तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं वो आवर्ती फलन होते हैं किसके, उनके परमाणु भार के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आवर्त फलन क्या है। जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके गुणधर्मों में समानता पाई जाती है और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, आवर्त फलन। जैसा मैंने आपको बताया निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो क्या होंगे, आवर्त होने शुरू हो जाएंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या बात बोलती है देखें। मेंडलीव को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, मतलब कि इनको जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है भी थोड़ी देर में आप इसको बात समझ जाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है तो पहले बात देख लेते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। इसका अभिलाक्षणिक गुण क्या है बेटा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह परमाणु भार पर आधारित है। ध्यान रखें बेटा परमाणु भार पर आधारित है क्योंकि परमाणु क्रमांक की तो उस समय खोज हुई नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, 63 तत्व ही ज्ञात थे, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को उनके व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत किया, अर्थात क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। मतलब क्षैतिज तो पंक्ति बना दी गई और ऊर्ध्वाधर क्या बना दिए गए बेटा, स्तंभ बना दिए गए। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको क्या कहा गया बेटा, आवर्त। ऐसे टोटल 7 आवर्त थे। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इनको क्या कहा गया बेटा, इनको कहा गया वर्ग। ऐसे कितने वर्ग है बेटा, 8 वर्ग है। तो 7 तो बन गए अपने पास में आवर्त और 8 बन गए अपने पास में क्या, वर्ग। 8 बन गए अपने पास में ग्रुप और 7 क्या बन गए अपने पास में, पीरियड। ये कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं किसके, मेंडलीव की आवर्त सारणी के। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, अब इन्होंने वर्ग किस प्रकार बनाया। तो इन्होंने क्या करा था बेटा, इनका तरीका क्या था। इन्होंने क्या करा, कार्डबोर्ड के टुकड़े काटे। कार्डबोर्ड के टुकड़े काट करके हर कार्डबोर्ड के टुकड़े पर जिस तत्व के बारे में लिखना था, बहुत सारे टुकड़े काटे, 63 टुकड़े काटे क्योंकि 63 तत्व इनको पता थे। प्रत्येक तत्व का लिखा उस पर चिन्ह, सिंबल लिखा उसका। उसके नीचे उसका लिखा ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र। उसके नीचे इन्होंने क्या लिखा, ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र। ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र लिखा, साथ ही बगल में इन्होंने क्या लिखा, उसका परमाणु भार लिखा। तो जब इन्होंने इस प्रकार तत्वों को लिख दिया तो इन्होंने क्या करा, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा। तो ऐसे लगातार ऐसे एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जिन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र समान आ रहा था उनको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रखना शुरू कर दिया। तो पहले तो इन्होंने अरेंज करा किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा। दूसरी बात क्या करा, जिनका ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र समान आ रहा था उनको एक साथ एक के नीचे एक रख दिया। तो जब इन्होंने ऐसे अरेंज करा तो इन्होंने देखा कि तत्व ऑटोमेटिकली इस प्रकार से रखे जा रहे हैं कि जिनके गुणधर्म समान हैं वो सभी क्या आ रहे हैं, एक ही वर्ग में आते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा बेटा कि जो पहला वर्ग था, जो सबसे पहला वर्ग दिखाई दिया, उसका नाम दिया इन्होंने 1। 1 मतलब ये ऐसा देख सकते हैं बेटा आप रोमन के हिसाब से 1। दूसरे को नाम दिया 2, तीसरे को नाम दिया 3, चौथे को दिया 4, 5, 6, 7 और लास्ट में क्या बना, 8 बना। इनके पीछे रीजन क्या है, इनके पीछे रीजन की संयोजकता होती है। संयोजकता आप आगे चल के पढ़ेंगे बेटा क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके। इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को जब रखा, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बात और देखी। इन्होंने एक बात देखी कि वर्ग संख्या 1 के अंदर जो तत्व आ रहे हैं उनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका सिर्फ दूसरे तत्वों से एक गुण समान है, जिनका दूसरे तत्वों से एक प्रकार गुण समान है, और वो है कि उनके ऑक्साइड या हाइड्राइड का सूत्र। उसके अलावा उनके कोई गुणधर्म समान नहीं है। ऐसा इन्होंने प्रत्येक वर्ग के अंदर देखा। तो इन्होंने क्या करा कि प्रत्येक वर्ग को अब 2 उपवर्गों में, 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक बनाया सब ग्रुप ए उपवर्ग ए, एक बनाया सब ग्रुप बी उपवर्ग बी। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग जो है 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक सभी के सभी वर्गों को 2 उपवर्गों में, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के अंदर विभाजित कर दिया। देखते हैं उपवर्ग ए कौन सा तत्व होते हैं बेटा, प्रतिनिधि तत्व होते हैं। याद रखें बेटा उपवर्ग ए कौन से, प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं।
इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि प्रतिनिधि तत्व क्या होते हैं। उपवर्ग एक के अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रतिनिधि तत्व होते हैं। इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। उपवर्ग बी के अंदर होते हैं बेटा संक्रमण तत्व, इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट, एक ही वर्ग से संबंधित तत्वों के गुणों में समानता होती है। यही बात उन्होंने बोली कि जो तत्व एक ही वर्ग में होंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। अब आप देखिए बेटा, तत्वों का अध्ययन में आसानी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा कि जब तत्वों को हम इस प्रकार से सारणी के अंदर रखेंगे तो 63 तत्व जो अभी तक अलग अलग तरीके से रखे हुए थे, उनको यदि आप एक चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, एक सारणीबद्ध तरीके से रखेंगे, तो चीजों की पढ़ाई लिखाई क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। उनको समझना, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके गुणधर्मों को देखना, उसके बारे में कुछ कमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहली बात तो यह कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से अध्ययन में बहुत आसानी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नए तत्वों की भविष्यवाणी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए तत्वों की भविष्यवाणी, इसको बेटा आप याद रख के चलेंगे। नए तत्व की भविष्यवाणी क्या है, इस सारणी में नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला क्योंकि सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। क्या बात बोली गई बेटा इसके अंदर, इस सारणी में नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला क्योंकि सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। अब वो तत्व कौन कौन से थे देखे बेटा, एका एल्यूमिनियम। अब एका एल्यूमिनियम क्या है बेटा, गैलियम। एक्चुअली बेटा बात ये थी कि जो तत्व हमें पता थे 63 तत्व, वो ऐसा नहीं था कि सब के सब लगातार एक ही सीक्वेंस के अंदर, एक ही ऑर्डर के अंदर हमें मिल गए। मतलब कुछ तत्व ऐसे थे जो कि गायब थे, जिनकी उस समय खोज नहीं हुई थी। तो जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने देखा कि इस तत्व को यहां पर होना चाहिए था, परंतु वो तत्व क्या है, गायब है, वो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए एक रिक्त स्थान छोड़ दिया, और रिक्त स्थान छोड़ करके ऊपर और नीचे वाले तत्वों को देख करके उसके तत्व के जो गुणधर्म होंगे उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी करी। बाद में पता पड़ा कि भविष्यवाणी एकदम सही थी। तो वो तत्व कौन कौन से हैं उनका आपको ध्यान रखना है। एक तत्व है बेटा एका एल्यूमिनियम, जिसको भी बोलते हैं गैलियम। मतलब एल्यूमिनियम तो था, परंतु जो तत्व एल्यूमिनियम के बाद आना चाहिए था वो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं था, वो उस समय वहां पर गायब था। उस तत्व को आज हम किस नाम से जानते हैं बेटा, गैलियम के नाम से जानते हैं। अब एका वर्ड का मतलब क्या है, तो एका वर्ड आया बेटा संस्कृत से। संस्कृत में से पढ़ते हैं हम एकादशी। एकादशी का मतलब क्या है, 10 के बाद आने वाला। तो एल्यूमिनियम के बाद आने वाले तत्वों का नाम टेम्पररली क्या रख दिया गया है, एका एल्यूमिनियम, जिसको कि आज हम क्या जानते हैं, गैलियम। तो गैलियम अनुपस्थित था, जिसका नाम क्या रखा गया था, एका एल्यूमिनियम। एका बोरोन होता है बेटा स्कैंडियम, एका सिलिकॉन होता है बेटा जर्मेनियम, एका मैंगनीज क्या होता है बेटा, टेक्नीशियम। तो आपको बेटा तत्व याद रखने। अब आप तत्वों को याद कैसे रखेंगे, तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक सुने। आप ऐसे याद रखेंगे बेटा, एल्यूमिनियम गैलियम इस तरह से याद रखेंगे, अलका गायत्री, इसको याद रखेंगे अलका गायत्री। बोरोन स्कैंडियम को याद रखेंगे BSc, BSc। एका सिलिकॉन जर्मेनियम सीता गीता, एका मैंगनीज टेक्नीशियम एमटेक। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, अलका गायत्री BSc सीता गीता एमटेक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, अलका गायत्री BSc सीता गीता एमटेक। मतलब कि अलका तो थी, मतलब एल्यूमिनियम तो था, गायत्री गायब थी, मतलब कि गैलियम गायब था, इसका नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप इस ट्रिक को अप्लाई करके इन सभी तत्वों के बारे में याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है बेटा, ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो तत्वों को याद रखने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संदेहास्पद परमाणु भारों में सुधार। कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया गया। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार उस समय गलत माने जाते थे। मेंडलीव ने बोला कि इन तत्वों के परमाणु भार में कुछ गड़बड़ है, इनको सही करना चाहिए। इन्होंने खुद ने सही करके बताया। जब इन्होंने तत्वों को सही करके बताया तो वो तत्व कौन कौन से थे उनके बारे में आपको याद रखना है। वो तत्व है बेटा यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे बेटा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, यू बेईमान इंसान और पिटोगे। कैसे याद रख सकते हो बेटा इसको, यू बेईमान इंसान और पिटोगे। इस तरीके से इन ट्रिक को अप्लाई करके आप ये सभी एलिमेंट्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा हम मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां। अब इसकी कमियां क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। पहली बात, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन के बारे में हम देखें बेटा तो हाइड्रोजन का स्थान कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म वर्ग संख्या 1 से भी सिमिलर आ रहे थे तो वर्ग संख्या 7 से भी सिमिलर आ रहे थे। तो हाइड्रोजन को दो जगह कैसे रख सकते हैं, तो उसका स्थान क्या होगा इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाए। दूसरी बात, समस्थानिकों का स्थान। अब समस्थानिक क्या होते हैं बेटा, जिनके परमाणु क्रमांक तो सिमिलर होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। अब इनकी आवर्त सारणी तो परमाणु भार के आधार पर थी। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें क्लोरीन की, अगर बात करें हम तो क्लोरीन एक तो होता है Cl35, एक होता है बेटा क्लोरीन Cl37।
तो दोनों के परमाणु भार अलग अलग हैं, तो आपको परमाणु भार के आधार पर दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, दोनों को अलग अलग स्थान देना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो ऐसा क्यों नहीं करा, इसके बारे में ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, तत्वों के असंगत युग्म। यहां तत्वों के कुछ ऐसे युग्म हैं जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं होते, इनके बढ़ते हुए क्रम के अंदर नहीं होते। अर्थात मतलब क्या है, जैसे देखिए बेटा, आर्गन पोटेशियम, आर्गन का परमाणु भार 39.9, पोटेशियम का है 39.1। अब कायदे के हिसाब से जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप रख रहे हैं तो पहले पोटेशियम आना चाहिए था, बाद में आर्गन आना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया। सिमिलरली टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम का भार है 127.5, आयोडीन का है 127। आयोडीन को पहले आना चाहिए था, टेल्यूरियम को बाद में आना चाहिए था, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं करा। सिमिलरली कोबाल्ट, निकल और थोरियम और प्रोटेक्टिनियम, ये सब तत्व भी हैं। इन सब तत्वों को भी आप याद रखेंगे बेटा। इनका याद रखने ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। इनका ट्रिक है आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं तो ठंडा पानी। किस तरह से याद रखेंगे आप, आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं तो ठंडा पानी। मतलब आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं ठंडा पानी, ये सब तत्व कौन से हैं, ये सब तत्व हैं असंगत युग्म वाले। मतलब जिसके अंदर जिसका तत्व का भार अधिक है उसको पहले लिख दिया, जिसका भार कम है उसको बाद में लिख दिया। तो ये सब क्या है बेटा, इसका दोष या कमियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समान तत्वों को भिन्न वर्गों में रखा गया। जैसे कि आप देखें बेटा, प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड के अधिकतर गुण समान होते हैं, परंतु फिर भी इनको अलग अलग वर्गों में रख दिया। प्लेटिनम को रखा गया 8th वर्ग के अंदर, गोल्ड को रखा गया 1st बी वर्ग के अंदर, जबकि इनका अधिकतर गुणधर्म समान है। तो इनको आपको एक साथ रखना चाहिए था, पर इन्होंने इसको एक साथ नहीं रखा, तो यह भी इसका एक बहुत बड़ा दोष या कमी साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया जिनके गुणधर्म समान नहीं थे। जैसे कि बात करें बेटा हम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम और कॉपर एजीआईयू। कॉपर एजीआईयू कम क्रियाशील तत्व हैं, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं। ये सभी तत्व सिक्का धातु हैं, इनके सिक्के बनाए जानते हैं बेटा आप, कॉपर, गोल्ड, इन सब के सिक्के बनते हैं। जबकि ये सब क्या है, क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं। अच्छा, कॉपर एजीआईयू की बात करें तो बहुत ठोस होते हैं बेटा, इनको आप आसानी से चाकू से काट नहीं सकते, परंतु सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को आप आसानी से नॉर्मल चाकू से काट सकते हैं। तो इनके गुणधर्म एकदम अलग अलग हैं, एकदम जुदा जुदा हैं, फिर भी आपने इनको एक साथ एक वर्ग में रख दिया, इस बात को समझा नहीं पाए। इसके अंदर आप देखें बेटा लिथियम, सोडियम, तो सोडियम क्या कहा गया, सेतु तत्व कहा गया। अब इस प्रकार आप देखें बेटा प्रत्येक ग्रुप को, प्रत्येक वर्ग को दो वर्गों में जब इन्होंने तोड़ा तो ये बातें समझा नहीं पाए कि क्यों ऐसा है कि आपने जिनके गुणधर्म असमान हैं उनको आपने एक साथ एक वर्ग में रखा, और जिनके गुणधर्म समान थे, प्लेटिनम और गोल्ड गुणधर्म समान थे, इनको आपने अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया, अलग अलग वर्ग में रख दिया। तो ये इस प्रकार से इनकी कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यह निश्चित नहीं था कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 3rd A वर्ग या 3rd B वर्ग से संबंधित है। इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में। नेक्स्ट, आवर्तिता का कारण क्या है, एक वर्ग में भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसको भी समझा नहीं पाए। इन्होंने बस ये बताया था कि पुनरावृत्ति होगी, परंतु पुनरावृत्ति का कारण क्या है, उसके पीछे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि इन सब चीजों को एक साथ रखने के पीछे जिम्मेदार हैं, उसके बाद में कुछ कमेंट नहीं कर